याकूब भाई कि क्या लगता है आपको कि इतनी बहस हुई, दोनों सदनों में बहस हुई और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपत्ति है? देखिए जनाब, इस देश के अंदर एक संविधान है और जिस संविधान के तहत ये हमारा मुल्क चलता है। जब संविधान ने जो इजाज़तें, जो अधिकार हमको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तमाम चीज़ें जब हमको दी हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आप वक्फ के अंदर उसका तरमीम बिल लेके आए? क्यों लाना चाहते हैं आप? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा सिर्फ भारत के अंदर ये है कि जहनी तौर से आप अक़लियत समाज के लोगों को जहनी तौर से परेशान करना चाहते हैं। आप ये बताइए, इसके अंदर जो अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, उस मैं तौकीर रजा साहब से कि वो भी इसकी वजाहत करेंगे और इसकी मजम्मत भी करेंगे, मैं समझता हूँ। मेरा ये आपसे निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से और आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, इस बिल को तरमीम करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? पहले इसको समझते ना। आप जानते हैं वक्फ क्या है और वक्फ क्यों होता है और वक्फ क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में वक्फ किया जाता है? इसको देश के प्रधानमंत्री क्या समझते हैं या हमारा देश का लॉ मिनिस्टर इसको समझता है? तमाम इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया। क्यों किया विरोध? अच्छा, याकूब भाई विरोध तो यहाँ हर चीज का दिखता है, मैं देख रहा हूँ याकूब भाई। हाँ, कि विरोध तो यहाँ हर बात का होता है। सदन में कोई भी बिल आता है, विरोध पहले हो जाता है, चर्चा बाद में होती है। हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए सर जी। नहीं, विरोध का कारण है ना सर, मैं चूंकि ऐसे रिलीजन से ताल्लुक रखता हूं जो मुस्लिम समाज है और हमारे यहाँ कुरान के अंदर एक व्यवस्था है और ये कहा गया है, मेरे नबी की तरफ से एक व्यवस्था बनाई गई है कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं जी। मैं कर रहा हूं ना, जो मेरी मिल्कियत है, उसमें आपका क्या आप क्यों इंटरफेयर करेंगे? उसमें आपका क्या अधिकार है उसमें इंटरफेयर करने का? मतलब मुझे आपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है और मुझे आज़ादी है देश के अंदर, और उसके बावजूद आप मेरे पर्सनल मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो, क्या वो बर्दाश्त से काबिल है? अच्छा, एक बात मैं और ले रहा हूं याकूब भाई, आप ही से है कि अगर बिल बनाए, याकूब भाई आपसे एक सवाल ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं, आप ही उसका भी जवाब दीजिएगा। याकूब भाई आप ही के पास हूं और लगातार आपको बोलने का मौका दूंगा और आपके बाद में रजा साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि पहले आपसे पूरा समझ लेते हैं। ऐसा है, आपने कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बोर्ड बना है और वो बोर्ड बहुत पुराना है और उस बोर्ड को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं कहूँगा चलिए आप कहते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर कोई बोर्ड बना है और उसमें कोई संशोधन चाहता है, और संशोधन होना चाहिए बशर्ते कि वहां पर जो हित हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। आप ये तो चाहते हैं कि भाई जो हित हैं, हित धारकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। अगर संशोधन किसी चीज में किया जाता है तो वहां आपत्ति क्या है? जनाब ये पहले ये नहीं, मुझे ये बताइए कौन से, किसके हित प्रभावित हो रहे थे? कौन पता तो चले। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि सेक्शन 40 में, इन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 40 में एक व्यवस्था थी उसको हमने खत्म कर दिया। देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि वो व्यवस्था हमने खत्म कर दी। क्या खत्म किया आपने? आप ये बताइए कि आप पार्लियामेंट के अंदर एक बात कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि साहब इसका मुतवल्ली मुसलमान होगा, इसमें कोई गैर ईमान वाला आदमी नहीं होगा। तो आप चाह क्या रहे हैं? कुछ नहीं, आपका ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को हर छोटे बड़े इशू में हिट करें और हिट करने के बाद आप पॉलराइजेशन करें। आपने जितना करना था कर दिया, अब सर के ऊपर पानी चढ़ गया जनाब। अब स्थिति यह आ गई है कि अनकरीब, जैसे तौकीर रजा साहब भी आपके अगर चैनल में बैठे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मोहसिन रजा साहब, ये तमाम हमारे धर्मगुरु जो लोग हैं, ये सारे हैं मोहसिन रजा साहब से मेरा तारुफ नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे। मैं तौकीर रजा साहब को समझ रहा था, माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मोहसिन रजा साहब इसमें अपना क्या पक्ष रखेंगे वो जाने, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा अख्तियार है, मैं वक्फ कर रहा हूं, तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आपको तकलीफ क्या है? हाँ बिल्कुल, और उसमें फलाह बहबूद होनी है मेरे समाज की, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप याकूब भाई ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ की ये कुछ नहीं। जी सर, मैं वो आप ही से ले रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ की बहुत सारी जमीनों पर ऐसे लोगों का कब्जा है जो वास्तव में उसके हकदार नहीं है। और ये मामले, अगर मैं आंकड़े देखूं, एक आंकड़ा है मेरे पास, आपको भी वो शायद नेट पे दिख जाएगा, मैं इसे ये तो नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही सही होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे 58,000 मामले तो वामसी पोर्टल पर पड़े हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड पर 12,70,000 से ज्यादा के मामले पेंडिंग पड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और एक और बात है, आपने, मैं आप दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, मैं सवाल आप ले लीजिए, बस जवाब दीजिएगा। अगर इतनी सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों में कहा जा रहा है कि जो गरीब मुस्लिम है, जो गरीब मुसलमान है, वास्तव में उसको हक मिलना चाहिए, यह बात हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है? अब आप ये बताइए मुझे, आप जो हमारे यहाँ मुतवल्ली होता है, हमारे यहाँ जो बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड जो होता है, उसके इख्तियारात हैं। अब एक अमेंडमेंट आया था 95 में, उसके बाद आया 2013 में। 2013 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें बहुत सारी शक्तियां दी गई थी। मैं ये कह रहा हूं, आप वो तमाम चीजों को दरकिनार करके एक नया सगुफा अपने देश के अंदर छेड़ दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं देश के उन महान लोगों से, क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन है, उन सेक्शनों को सही तरीके से पढ़ा है? किरण रिजिजू जवाब नहीं दे पा रहे थे, खाली आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। अरे आपने सदन के अंदर तो हमारी आवाज दबा दी, सदन के बाहर हमारी आवाज दबा के दिखाना आप। अब पूरे मुल्क के अंदर एक क्रांति आएगी, एक इनकलाब आएगा, और ऐसा इनकलाब आएगा कि बहुत दिन हो गए, अब सर से ऊपर चढ़ा गया पानी। अच्छा, अगर याकूब भाई, आप ये बताइए, आप मुझे खुद बताइएगा क्या जी, एक चीज बताइए याकूब भाई, अगर जो वक्फ बोर्ड आया है, जो नया बिल आया है, जो नया कानून बनाया है, उसको लोगों ने समझा और उसके बाद उन्होंने उस पर मोहर लगा दी, तब इनकलाब कहां जाएगा? तब तो इनकलाब दूसरी तरफ जाएगा। किन्होंने समझा? आपने कहा कि इसमें 2 संशोधन पहले हुए, आप ही ने बताया के लोगों ने। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, कांग्रेस बीजेपी और उसकी बात तो आप कीजिए, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा 2 अमेंडमेंट पहले भी हुए, ये तो आप मान रहे थे, संशोधन पहले भी हुए 95 में। हाँ, नहीं, वो उन संशोधन में जो हमारे अधिकार, सुनिए उनको उन्हें सेव किया गया। आप मेरी बात सुनिए, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ किया, और आपके तमाम, देखिए अभी इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। मेरी स्टेट का मामला लीजिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने मियाँ वाला ये समझा कि मियाँ लोग के मायने मुसलमान से, उसने नाम चेंज कर दिया। अब उन्हें ये नहीं पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरी स्टेट के, कि मियाँ ठाकुरों में भी होते हैं। वहां कोई ठाकुर मियाँ हुआ करते थे, उनके नाम से उस क्षेत्र का नाम मियाँ वाला पड़ गया। वक्फ बोर्ड में कहां आएगा? वो तो वक्फ बोर्ड से अलग इशू है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बात, मैं वजाहत कर रहा हूं अपनी बात को। इनको पहले इस बात को समझना चाहिए था कि ये अमेंडमेंट ला काय पे रहे हैं। ये किस चीज पर अमेंडमेंट ला रहे हैं? ये कुछ नहीं, अडानी अब्बानी को जो इन्होंने जो वक्फ बाय यूजर कहा है ना, कि जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, कल ये क्या करेंगे, उसकी पावर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी। अब क्या होगा कि साहब मेरा कब्जा जो है वो, आप हमारे यहाँ एक एक्ट है जिसका कब्जा 12 साल से जिस भूमि पे है, उसका वो मालिकाना हक हो जाएगा उसका। अब आप इनके पीछे की साजिश समझिए ना, आप इनके पीछे वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाना है। ये चाहते हैं कि वक्फ, जितनी भी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अंदर है, वो वक्फ बाय यूजर जिसके पास है, वो उसका देर सवेर उसके नाम हम उसको इंदराज कर देंगे खातों में, उसमें। अरे भाई, आपको माना एक व्यवस्था के तहत किसी मुतवल्ली ने बिठा दिया, दे दिया। बहुत सारी दुकानें हमारी जामा मस्जिद में गैर ईमान वाले भाइयों के पास हैं, हिंदू भाइयों के पास हैं। बहुत सारी जामा मस्जिद सहारनपुर के अंदर, जामा मस्जिद दिल्ली के आसपास, और बहुत सारे जो वक्फ हैं भारत के अंदर, उनके इर्द गिर्द जो दुकानें बनी होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, वो होती हैं। मेरा ये कहना है आपसे कि आप देश की पार्लियामेंट के अंदर, अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसका मुतवल्ली मुसलमान होगा, इसमें किसी गैर मुस्लिम का दखलंदाजी नहीं होगी, तो फिर आपको अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी? तो आप अमेंडमेंट को लेकर इतनी टेंशन क्यों है? आप तो खुद कह रहे हैं कि अमेंडमेंट